62BW इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने के लिए मिलेगी रहस्यमय और भूतिया कहानी। अगर इसी तरह कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ बहुत दिनों से। तो एक दिन मुझे बॉस अपने ऑफिस में बुलाता है और बुलाने के बाद मुझे बोलना है कि तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है और तुम्हें एक जगह के लिए निकलना पड़ेगा कल। तो मैं अपने बॉस से पूछता हूँ कि वो कौन सी जगह है। तो बॉस बोलता है कि वो सब तुम्हें नहीं जानना है, तुम एक काम करो, कल अपना सामान बांध कर आ जाना वापस, तुम्हें कंपनी की गाड़ी में वहाँ तक छोड़ दिया जाएगा। ऐसा बोलकर बॉस मुझे बोलना है कि अभी तुम घर चले जाओ और सामान को ठीक तरीके से पैक करो कल के लिए। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं अपने ऑफिस से निकल जाता हूँ और सीधा घर जाता हूँ और सामान को पैक करने लगता हूँ। पैक करने के बाद शाम को मैं इधर उधर टहलता हूँ और टहलने के बाद रात होते ही मैं घर आता हूँ और मैं सो जाता हूँ और सुबह उठकर मैं सामान लेकर ऑफिस की तरफ निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मेरी फैमिली नहीं है, तो मेरी एक माँ है, एक और मेरा पिता है और एक बड़ा भाई है जो गांव में रहता है और मैं अकेला ही शहर में हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं अपने ऑफिस के सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ और मैं अपने बॉस को कॉल करता हूँ कि मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। तो बॉस मुझे बोल रहा है कि रुको मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर बॉस मेरे पास आने के लिए निकल जाता है और मैं फोन रखकर इधर उधर देखने लगता हूँ। तब तक बॉस मेरे पास आ जाता है गेट के बाहर और बॉस मुझे बोलना है कि 2 मिनट रुको और मैंने कैब किया है जो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। तो कुछ ही देर में वो कैब वाला आ जाता है। तो मैं देखता हूँ वो कैब काफी पुराना, उसका पेंट भी उतर गया है, ऐसा दिखने में लगता है बहुत ही पुराना सा। तो बॉस बोलता है कि इसी कैब में तुम्हें जाना है। तो मैं पूछता हूँ बॉस को कि कहाँ जाना है। तो बॉस बोलता है ये कैब तुम्हें लेकर चला जाएगा। ड्राइवर को काफी उम्र दराज है, उसकी उम्र के लगभग 50 से 55 साल होगी और वो बैठकर गाड़ी लेकर निकल जाता है। और गाड़ी चलाते चलाते मैं पीछे से आवाज देता हूँ कि चाचा मेरी मंजिल कब तक पहुंच जाऊंगा मैं। तो वो ड्राइवर मुझे बोलना है कि कम से कम 7-8 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। तो ऐसा बोलकर मुझे कहता है तुम आराम से बैठो। तो इसी तरह गाड़ी चलता रहता है। हाईवे से निकलकर गाड़ी सुनसान सड़क पर होकर जंगल की तरफ निकल जाता है और मैं बाहर देखते देखते मुझे नींद आने लगती है। तो मैं ड्राइवर से बोलता हूँ चाचा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ और जब मेरी मंजिल आए तो मुझे उठा देना। तो ड्राइवर बोलता है ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी मंजिल आते ही उठा दूंगा। ऐसा बोलकर मैं सो जाता हूँ और लगभग मेरी मंजिल से पहले ही मुझे उठा दिया जाता है और ड्राइवर मुझसे बोलना है कि जो तुम्हारी मंजिल आ चुकी है। तो देखता हूँ तो सुनसान रास्ता है और सामने कुछ भी नहीं है, एक खाली सा मैदान है और एक पेट्रोल पंप मुझे नजर आता है, बस और कुछ नहीं। और पेट्रोल पंप पे लिखा है कि तुम्हारा स्वागत है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा पेट्रोल पंप पे कोई नाम रखता है क्या। तो ड्राइवर मुझे वहाँ उतरकर ड्राइवर मुझसे बोलता है कि लो तुम्हारी मंजिल आ गई है, अब तुम यहाँ थोड़ी देर वेट करो, कुछ ही देर में तुम्हें कंपनी की गाड़ी लेने आ जाएगा। ऐसा बोलकर वो टैक्सी वाला चला रहता है और मैं उसी पेट्रोल पंप के बेंच में बैठ जाता हूँ और देखते ही देखते एक कार आती है, एक हाई फाई वाली, एकदम नया चमचमाता हुआ। कार आकर मेरे पास रुक जाता है और उसमें से एक सूट बूट पहनने आदमी उतरता है और मुझसे पूछता है क्या तुम्हारा नाम जयप्रकाश है। तो मैं उनसे कहता हूँ हाँ मेरा नाम जयप्रकाश है। तो वो बोलता है जल्दी से गाड़ी में बैठो। तो मैं जल्दी से लगेज भरकर उसके गाड़ी में बैठ जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि इस सुनसान जगह पर ऑफिस कहाँ है। तो बोलता है ये हमारे टाउन का मुखिया दरवाजा है, यहीं से हम सब कोई जाता है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तो कंपनी जाने में कितना देर लगेगी। तो ड्राइवर बोलता है कि 10-15 मिनट लग जाएगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है। ऐसा बोलकर ड्राइवर अपना गाड़ी निकाल कर चलने लगता है और मैं आसपास देखता हूँ तो एकदम सपाट मैदान दिखाई देता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। 10 से 15 मिनट गाड़ी चलने के बाद मैं देखता हूँ एक शहर मुझे नजर आता है। तो मैं कहता हूँ वाओ ये शहर तो काफी खूबसूरत है, कोई सोच तक नहीं सकता कि यहाँ कोई शहर हो सकता है क्योंकि चारों तरफ तो सुनसान इलाका दिखाई दे रहा था। ऐसा बोलकर वो मुझे डायरेक्ट में जहाँ बिल्डिंग में रहूंगा उस बिल्डिंग के पास जाकर गाड़ी रोक देता है और बोलता है कि आज तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, तुम कल से वापस आ जाना और तुम आज से यहीं पर रहोगे और कल से काम ज्वाइन दे देना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और मैं चारों तरफ देखता हूँ तो चारों तरफ अच्छी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने के बाद मैं अपना फ्लोर में जाने लगता हूँ और मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वो बिल्डिंग 5वीं मंजिल तक है और मेरा रूम 3 मंजिल पर है, ऐसा ड्राइवर ने पहले बता दिया था। तो मैं सीधा अंदर जाता हूँ बिल्डिंग के अंदर और जाने के बाद मैं लिफ्ट के अंदर जाता हूँ और मैं 3 मंजिल का बटन दबा देता हूँ और मैं अपना रूम लिफ्ट से बाहर निकलता हूँ और निकलने के बाद अपना रूम का चाबी लेकर दरवाजा खोलने लगता हूँ। दरवाजा खोलने के बाद मैं हक्का चक्कर रह जाता हूँ कि यहाँ कितना बड़ा मुझे रूम दिया है, यहाँ तो 2 रूम है रहने के लिए और काफी बड़ा डाइनिंग है। मैं बोलता हूँ अच्छा है यहाँ। ऐसा बोलकर मैं सामान को पूरी घर में सेट करने के लिए
लग जाता हूँ। सेट करते करते शाम हो जाती है और मैं कुछ खाना बनाता हूँ और बनाने के बाद खाकर सो जाता हूँ। अगले दिन फिर ऑफिस जाता हूँ, काम खत्म करता हूँ। ऐसा रोज का हो गया है मेरा। ऐसा करते करते 10 से 15 दिन निकल जाता है तो मैं एक बार देखता हूँ यहाँ कोई बच्चा मुझे नजर नहीं आता है। हमेशा बड़े बड़े लोग, ना ही बूढ़े हैं और ना ही यहाँ बच्चे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चे और बूढ़े कहाँ थे। ऐसा सोचकर मैं ऑफिस की तरफ निकल जाता हूँ। ऑफिस में जाकर मैं बॉस से पूछता हूँ कि सर एक बात पूछनी है आपसे। तो वो बॉस मुझे कहता है क्या बात पूछना है तुम्हें। मैं अपने बॉस से बोलता हूँ कि देखिए सर, मैं इतनी दिन से यहाँ रह रहा हूँ, मेरे आए हुए 10 से 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर मैं यहाँ कोई बच्चा या फिर बूढ़े को नहीं देख पा रहा हूँ। तो बॉस मुझे बोलना है कि बच्चे और बूढ़े नहीं दिखेंगे तुम्हें यहाँ। बच्चे स्कूल में है या हॉस्टल में है शायद, और बूढ़े वृद्धाश्रम में है। तो मैं बोलता हूँ सभी बूढ़े। कुछ बोलता है हाँ सभी बूढ़े वहीं पर ही रहते हैं। तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, फिर से अपना काम करने लगता हूँ। और दोपहर का लंच टाइम हो जाता है तो मुझे पीएन बुलाने आता है कि खाने का समय हो चुका है। तो मैं फिर से कैंटीन की तरफ चलने लगता हूँ और कैंटीन में जाने के बाद फिर से खाना लेता हूँ। तो खाना फिर से मुझे ऐसा लगता है कि खाने में कोई स्वाद नहीं है। तो मैं बोलता हूँ क्या मेरा मुंह अब तक ठीक नहीं हुआ है? 10 से 15 दिन हो चुके हैं पर मुझे कोई स्वाद क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा बोलकर मैं खाना खत्म कर मैं अपने बॉस के पास जाता हूँ और जाने के बाद मैं अपने बॉस से पूछता हूँ कि सर मैं कोई भी खाना खाता हूँ तो मुझे स्वाद क्यों नहीं आता है? तो वो बोलता है कि तुम लगता है ज्यादा काम करते हो इसीलिए। तो मैं बोलता हूँ सर मैं तो ज्यादा काम नहीं करता हूँ और यहाँ तो कोई काम का प्रेशर भी नहीं है और ओवर टाइम का भी कोई बात नहीं होता है। मैं काम तुम ज्यादा कर रहे हो इसीलिए बॉस मुझे बोलना है कि तुम अपने घर जाकर आराम करो, आज तुम्हें काम पर नहीं करना है। तो ऐसा बोलकर मुझे भेज दिया जाता है। तो मैं सोचता हूँ शस में आज मैं ज्यादा थका हूँ इसीलिए मैं बिल्डिंग से निकल आता हूँ और सड़क से घर की तरफ निकल जाता हूँ। तो देखता हूँ कि कोई भी किसी से ना ही कोई बात कर रहा है ना ही एक दूसरे की तरफ देख रहा है। मैं चारों तरफ यही सब देखते देखते आगे बढ़ रहा था तो एक कार वाले ने एक आदमी को इतना भयानक टक्कर मारा, मैं देखकर भाचक कर आ गया और मैं वहाँ जाकर उस एक्सीडेंट हुए आदमी को उठता हूँ और मैं चारों तरफ देखता हूँ तो कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं ये सोचकर बहुत ही हम पागल हो जा रहा था कि यहाँ किसी को जान फिक्र क्यों नहीं है किसी को। तो कुछ ही देर में यहाँ का सफाई वाला आता है और आने के बाद उस लड़के को उठाकर अपने गाड़ी में भरकर लेकर निकल जाता है। तो मैं फिर चारों तरफ देखता हूँ कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ सब ऐसा क्यों है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। फिर मैं वहाँ से उठता हूँ। उठने के बाद मैं अपने घर की तरफ ना जाकर मैं थोड़ा यहाँ घूमने लगता हूँ चारों तरफ। घूमते घूमते मुझे कल से टक्कर लग गया और मैं मुंह के बल गिर गया और गिरने के बाद मेरा सर फूट गया। तो मैं हैरान हुआ कि मेरा सर फूटकर खून निकलने लगा, फिर भी मुझे दर्द महसूस क्यों नहीं हुआ। ऐसा सोचकर मैं एक अस्पताल जाता हूँ और हॉस्पिटल जाने के बाद मैं बोलता हूँ मेरा सर फूट गया है। तो एक नर्स आता है और आने के बाद मेरे सर पर पट्टी कर भेज देता है और मैं पूछता हूँ कुछ दवाई दो। तो वो बोलता है दवाई की कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही ठीक हो जाओगे। ऐसा बोलकर मुझे जाने के लिए बोल देता है। तो मैं और कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं सीधा घर की तरफ निकल जाता हूँ और मैं घर में जाने के बाद ये सोचता हूँ कि मेरे सर से खून निकल रहा था और मुझे दर्द क्यों महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा सोचकर मैं एक चाकू उठता हूँ और अपना हाथ को काटने लगता हूँ। तो हाथ को काटने के बाद खून तो निकलता है पर दर्द महसूस नहीं होता है और काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। तो मैं एक कपड़ा बांध देता हूँ। बांधने के बाद मैं सोचता रहता हूँ कि ऐसा क्यों है, मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है, कहीं मैं रोबोट तो नहीं बन चुका हूँ। ऐसा सोचकर जब मैं मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में जाता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। जब मैं उस कपड़े को हटाता हूँ तो देखता हूँ मेरा हाथ तो सही सलामत है। ऐसा सोचकर ही मुझे डरने लगे लगता है कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। ऐसा सोचकर मैं मुंह हाथ धोकर अब बिल्डिंग में नहीं रुकता हूँ। अब मैं सड़क की तरफ निकल जाता हूँ और निकलने के बाद चारों तरफ देखने लगता हूँ और वहाँ एक चलते हुए एक औरत में पूछता हूँ कि ये कौन सी जगह है। तो वो औरत मेरी तरफ देखा है पर कुछ बोलना नहीं है और मैं बहुत उससे पूछता हूँ ये कौन सी जगह है। तो वो औरत कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप निकल जाता है। तो एक आदमी मेरे सामने से आ रहा था, मैं उससे रोककर पूछता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। वो आदमी भी मेरी तरफ देखा है और कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। अब मैं ये सोचते सोचते जा रहा था तो एक कार आकर मुझे भयानक ढंग से टक्कर मार देता है और टक्कर मारने के बाद वो कार वहाँ से निकल जाता है और मैं देखता हूँ कि इतना भयानक टक्कर होने के बाद भी मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता है। मैं इस हालत में हॉस्पिटल जाता हूँ खुद चलकर और जाने के बाद इस नर्स से कहता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो वो नर्स मुझे पूरे शरीर में पट्टी लगा देता है। लगाने के बाद बोलता है घर चले जाओ। तो मैं और कुछ नहीं पूछता हूँ, मैं घर निकल जाता हूँ और निकलने के बाद घर जाकर फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा सोचते सोचते मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ और सुबह उठकर मैं
देखता हूँ कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं सच में पड़ जाता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही रात में जख्म ठीक कैसे हो सकता है। फिर मैं निकल पड़ता हूँ बाहर की तरफ और चारों तरफ देखने लगता हूँ, और चारों तरफ देखने के बाद एक रास्ते से निकलने लगता हूँ तो नीचे देखता हूँ तो एक बेसमेंट बना है और वहीं गाने की आवाज आने लगती है। तो मैं यहाँ जितने दिन से आया हूँ गाना नहीं सुना हूँ। वो गाना सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलने लगा। तो मैं देखता हूँ कि उसका घर का दरवाजा किस तरफ से है। तो मैं उस बिल्डिंग पर जाता हूँ। जाने के बाद मैं पूछता हूँ कि बाहर वाला बेसमेंट का दरवाजा जो खिड़की है उसका दरवाजा कहाँ पर है। तो वो बोलता है सामने जाकर बाएं तरफ जाना, इस घर का बेसमेंट है वो। तो मैं जाकर दरवाजा खटखटाने लगता हूँ तो अंदर से आवाज आती है कि यहाँ कौन है। तो मैं बोलता हूँ मुझे आपसे बात करनी है। ऐसा बोलकर मैं उस घर में चला जाता हूँ। वो आदमी बोलता है तुम कौन हो। तो मैं बोलता हूँ मेरा नाम जयप्रकाश है। और आपका नाम। तो वो अपना नाम रोहित बताता है। तो मैं रोहित से कहता हूँ कि देखिए यहाँ आवाज कहाँ से आ रही है, इतना सुंदर गाना। तो वो बोलता है कहाँ है गाना, मुझे तो कोई सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं चारों तरफ ढूंढने लगता हूँ और मैं उसके हाथ पकड़कर बेसमेंट की तरफ लेकर जाता हूँ और बोलता हूँ सुनाई तो दे रहा है गाना। तो वो बोलता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं चारों तरफ देखता हूँ तो कहीं से कोई भी सोर्स नहीं मिलता है गाने का। तो मैं देखता हूँ कि सामने की तरफ से गाने की आवाज आ रही है। तो ऐसा देखकर मैं सामने की दीवार के पास जाता हूँ तो देखता हूँ एक पेंटिंग लटकता हुआ है। उस पेंटिंग को मैं उतरता हूँ तो एक छेद दिखाई देता है और मैं रोहित से बोलता हूँ आवाज इसके अंदर से आ रहा है। ऐसा बोलकर मैं उस छेद को बड़ा करने लगता हूँ। तो रोहित मुझे बोल रहा है कि देखो बात मत करो, नहीं तो सफाई वाला आकर हम दोनों को पकड़कर लेकर चला जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कहाँ लेकर जाएगा। तो रोहित मुझे बोल रहा है कि मुझे मालूम नहीं कहाँ लेकर जाएगा, पर वो जिसे लेकर जाता है वो कभी यहाँ लौट कर नहीं आता है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत दिनों से कंफ्यूज हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और ये कौन सी जगह है। तो रोहित मुझे बोल रहा है कि मुझे भी नहीं मालूम, तुम्हारे तरह मुझे भी यहाँ लाया गया था। तो मैं बोलता हूँ मैं इस छेद को बड़ा करूंगा और इसके पार क्या है मैं देखना चाहूंगा। तो बोलता है ठीक है, रात में हम दोनों मिलकर करेंगे, तो तुम दीवार को तोड़ने वाला सामान लेकर आ जाना। ऐसा बोलकर रोहित मुझे भेज देता है। तो मैं जाकर सामान खरीदने लगता हूँ दीवार तोड़ने के लिए, फावड़ा, छीनी, हथौड़ा, ऐसा सामान लेकर शाम होते ही निकल पड़ जाता हूँ रोहित के घर की तरफ और जाकर हम दोनों मिलकर वो दीवार को तोड़ने लगते हैं। दीवार को तोड़ने लगते हैं तो आवाज काफी ज्यादा होने लगी और बिल्डिंग के ऊपर जो पड़ोसी होते हैं वो आवाज सुन लेते हैं और वो चारों तरफ देखने लगते हैं और बाहर जाकर सबको बताने लगते हैं कि हमारे बिल्डिंग में आवाज आ रही है। ऐसा बोलते ही पुलिस वाले को बुला लिया जाता है और तब तक हम काफी ज्यादा तोड़ चुके थे। और तोड़ने के बाद जैसे ही मैं उस दीवार के अंदर जाने लगता हूं तो मुझे दो पुलिस वाला पकड़कर खींच लेता है। पर अंदर जाने के बाद, उस दीवार के पार जाने के बाद मुझे ऐसा सुकून मिला कि मैं अपना होश तक खो बैठा। तो वो दोनों पुलिस वाला मुझे और रोहित कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो रोहित कहता है, मेरा नाम बताता है कि ये सब उसने किया। तो मुझे सफाई वाले के पास भेज देता है और दोनों सफाई वाले मुझे अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। तो मैं देखता हूँ कि इस पेट्रोल पंप के सामने मुझे लाकर उतार दिया। उतारने के बाद वो शहर की तरफ चला गया और कुछ ही देर में वही पुराना गाड़ी, जिस गाड़ी में इस ऑफिस में मैं आया था, वो गाड़ी वहां आता है और मुझे अंदर बैठने के लिए बोलता है और बोलने के बाद मुझे लेकर निकल जाता है। अब मैं उसे ड्राइवर से पूछता हूँ, क्या चाचा अब हम घर जा रहे हैं। तो बोलता है नहीं, तुम्हें दूसरी जगह भेज दिया गया है। ऐसा बोलकर वो गाड़ी चलने लगता है और मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। और सोने के बाद वो ड्राइवर फिर मुझे उठाता है तो मैं देखता हूँ चारों तरफ इतनी गर्मी लगता है मुझे और मैं चारों तरफ देखता हूँ कि चारों तरफ लाल लाल रेत नजर आती है और पेड़ों पर आग लगा है और चारों तरफ अंगारे बिछाए गए हैं, ऐसा लगता है दिखने में। और एक जगह पर ले जाकर मुझे छोड़ दिया जाता है और बोलता है तुम्हें यही रहना होगा आज से। तो मैं कहता हूँ ये कौन सी जगह है। तो ड्राइवर मुझे कुछ नहीं बोलता है, वो गाड़ी को दोबारा स्टार्ट देकर वहां से चला जाता है और मैं गाड़ी की तरफ देखता रहता हूँ जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो जाता तब तक। और मैं फिर से सीधा चलने लगता हूँ। चलते चलते थक जाता हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगने लग जाता है क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा गर्मी है और इतनी ज्यादा गर्मी है कि इंसान सहन तो कर सकता है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा यहाँ गर्मी मुझे महसूस होने लगता है। और मैं देखता हूँ कि एक आदमी मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो मैं सोचता हूँ मैं इससे पूछूंगा कि ये कौन सी जगह है और इससे पीने के लिए पानी मांगूंगा। तो वो नजदीक आते आते मैं देखता हूँ कि वो जैसे जैसे मेरे नजदीक आता जा रहा है वो मुझसे बड़ा होता जा रहा है और मेरे सामने आते आते उसका जो कद है वो 10 फीट के नजदीक उसका कद दिखाई देने लगता है मुझे। और माथे पर 2 सींग नजर आता है, वो सींग आंख में जल रहा था। तो मैं उससे पूछता हूँ कौन हो तुम। तो वो बोलता है मुझे नर्क में तुम्हारा स्वागत है। तो मैं बोलता हूँ नर्क में कैसे आ सकता हूँ, मैं तो भी जिंदा हूँ। तो बोलता है तुम जिंदा नहीं हो, तुम मर चुके हो और तुम्हें नर्क में चुनाव हुआ है तुम्हारा। तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ और मैं अभी दूसरे एक शहर से आया हूँ यहाँ। तो बोलता है कि नहीं, तुम काफी पहले मर चुके थे और तुम जहाँ से आए हो वो स्वर्ग और नर्क का बीच वाला स्थान है और वहां से चुनाव होता है किसे स्वर्ग भेजा जाएगा और किसे नर्क भेजा जाएगा।
और तुम्हारा चुना हुआ है नर का। ऐसा बोलकर वो आदमी मुझे गले से पकड़ लेता है और घसीटते हुए नर की तरफ ले जाने लगता है। और तभी मेरे आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। और मैं जब आंखें खोलता हूँ तो मैं एक अस्पताल के अंदर बेड में सोया पड़ा रहता हूँ और डॉक्टर मेरे पास आकर बोलता है, तुम 10 से 15 दिन तक कोमा में थे और तुम्हें काफी इंजर्ड हुई थी, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हें बड़ी मेहनत से हमने बचाया है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जिंदा रहते ही नर्क। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ कभी बुरा काम मत करना, क्योंकि नर्क बहुत ही खतरनाक है। तो ये कहानी यहीं तक ही। तो हमेशा अच्छे काम करते रहिए और फिर मिलेंगे।